नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जनरल स्टडीज में हम लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आज हम लोग जो चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल से, तो भूगोल की पूरी हम लोग समाप्ति करेंगे। और भूगोल में हम लोगों का जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है वो है आपका मिनरल्स यानी कि खनिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन की, मतलब अगर आप ग्रुप डी से लेकर के अप टू पीसीएस तक, इवन आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन को अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इस खनिज और मिनरल को जो हम लोग कवर करेंगे, किस प्रकार से कवर करेंगे, तो आपका एनसीईआरटी में आप चैप्टर देख लेंगे कि खनिज या मिनरल्स किस क्लास में आता है, 9th और 11th। ये पूरा आपका कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावे जितने स्टैंडर्ड बुक है ज्योग्राफी के, वो स्टैंडर्ड बुक के भी हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। बिना चीज़ों को, आपको ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको कह रहा हूं तो आपको केवल यहाँ पे चीज़ों को बिलीव कर लेनी है। आज का आपको क्लास देख लेना है, ठीक है। आज क्लास नंबर 1 हम लोग यहाँ आप लोगों के साथ मिल रहा है मिनरल्स चैप्टर को लेकर के। और ये जो आपकी क्लासेस जो चल रही है, आपका हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल स्टडीज काफ़ी आपके डिमांड में थे और इस बार मैं अभी आपके साथ मिल रहा हूँ बैच में जो मैंने चीज़ों को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट यहाँ कवर कराया जाएगा और ये सारे सब्जेक्ट मैं ही लूँगा, ठीक है। और विथ आपको नोट्स, आपको पता भी है नोट्स किस प्रकार के होते हैं और आप देखते भी चलेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, कोर्स की जो फ़ी थी 599 थी। नो डाउट ये फ़ी थोड़ा सा अधिक है, लेकिन आप इंडिविजुअल, मैंने ये कहा कि ये कोर्स का अगर आप एग्जामिनेशन कवर, अगर आप जब यहाँ पढ़ेंगे कि किस एग्जामिनेशन को कवर कर रही होगी, तो आप देख सकते हैं कि वो हर एग्जामिनेशन, इवन जेपीएससी और बीपीएससी तक के पेपर को कवर कर रही है। और मैं एक चीज और यहाँ इंक्लूड कर दूं, इतने डेप्थ में चीजें मैं लेकर के चलूंगा कि आपके मेंस में भी चीजों को लिखना कैसे होता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सिनॉप्सिस कैसे तैयार किए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी। मतलब 70 to 75% आपका सिलेबस मेंस लेवल तक की चीजों को मैं लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो फिर भी आपका ये फी 1599 जो आपको दिख रहा है बहुत अधिक नहीं है। आप इंडिविजुअली जहां से भी स्पेशल सब्जेक्ट से आप जुड़ेंगे तो 500 करके यही आपका 2500 होता। फिर भी 1599 में मैंने ऑफर रखा है 999। और इसके बाद भी जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, काफ़ी दिनों से वेट किए हैं, नोट्स भी परचेज किए, लेकिन एक बार अच्छे से लेक्चर के साथ और अपडेटेड कंटेंट के साथ, हर एक चीज़ अपडेटेड होगा यहाँ पे, तो केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, मात्र जैसे ये 50 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट होगा इस बैच में, मैं बात कर रहा हूँ सामान्य अध्ययन की, ये फी अभी आपके 50 स्टूडेंट्स के लिए केवल 799 दिखेगा, ठीक है। बाकी इसकी जो ओरिजिनल फी वो 999 में ही मिलेगी भाई, क्योंकि इसमें आपको हर सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में चीजें लेकर के जाई जाएगी। बाकी ये झारखंड जीके का बैच के बारे में आपको बतलाऊंगा आगे, जब इसके मैं डेमो क्लास में आपके साथ मिलूंगा भी। और ये फी आप देख सकते हैं, अभी बैच लॉन्च है, अगर इनरोलमेंट कर सकते हैं कर लीजिएगा, फी बढ़ जाएगी। आपकी क्लासेस भी यहाँ मैंने दे रखा है, ये क्लासेस इस बार मैं लूंगा, ठीक है। और बिल्कुल जेपीएससी के लिए आपको टेंशन फिर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए भाई, बिना देर के अब हम लोग आ जाते हैं मेन आज की जो क्लासेस है। तो चलिए अच्छे से चीज़ों को हम लोग समझते हुए चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। हर एक चीज़ को मैप में भी देखेंगे, मैप वगैरह सारा चीज़ आपके लिए रेडी है भाई। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, और हाँ एक अच्छी बात ये है, देखिए अब मैं इस बार आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलूंगा, ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि बाद में चीजें हो नहीं पाती, तो सेम उसी क्लास में उसी दौरान आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो मिनरल्स अगर आपने पढ़ा तो आप ये अगर क्वेश्चन बना पा रहे तो फिर आप बैच में इनरोलमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे वो क्वेश्चन होंगे भाई जिससे डर लगता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे मैच द फॉलोइंग हो। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन, 15th जेपीएससी बैच में जो इनरोलमेंट लिए हुए हैं, ठीक है, 15th जेपीएससी बैच में मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आपको इन दोनों बैचों को इनरोलमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का कंटेंट ऑलरेडी उसमें रहेगा, ठीक है, 15 जेपीएससी बैच में, जिसकी फी अभी केवल 2000 आज के लिए ही है, ठीक है, फिर आपकी ये फी 4000 हो जाएगी। तो चलिए
ये एक आपका अपडेट था, मुझे बताना था। चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज के बारे में, ठीक है। खनिज यानी कि मिनरल्स कहते किसको है, हर एक चीज को लिख करके पढ़ करके आपको समझाया जाएगा, नोट्स भी आपको दिया जाएगा। खनिज की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा माइंस के बारे में, है ना। और एक चीज को ये समझ लीजिएगा, आज आप पहले इसको पढ़िए, फिर आप देखिएगा झारखंड जीके में जब हम झारखंड में जब खनिज के बारे में पढ़ रहे होंगे तो कितने डेप्थ में चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, तब आपको क्वालिटी समझ में आएगी। तो आपने क्या सुना होगा माइंस के बारे में, या फिर आप हिंदी में सुनते हैं कि क्या किया गया है, खनन किया गया, ठीक है। माइंस में होता क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें आती है, ठीक है, और वो क्या करती है, मशीनें खनन करती है। खनन को अगर देसी भाषा में, ठेठ भाषा में कहा जाए तो जमीन को क्या किया जाता है, खोदना, यानी कि जमीन में क्या किया जाता है, माइंस बिछाते हैं, उसमें क्या जाता है, बम्बार्डिंग भी किया जाता है, कई सारे चट्टानों में क्या किया जाता है, बम लगा करके तोड़ा जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, खनिज मिलती है, ठीक है। यानी कि वो पदार्थ, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात कर लूं तो ध्यान से समझिएगा, वो पदार्थ जो हमें खनन से प्राप्त होती है, वो पदार्थ जो हमें खनन से प्राप्त होती है, क्या चीज से प्राप्त होती है, खनन से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, खनन से प्राप्त होती है, उसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम खनिज कहते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो खनिज होती है उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक फिक्स्ड, एक अस्थाई, यानी जो खनिज होती है, खनिज की एक अस्थाई स्ट्रक्चर यानी कि एक संरचना होती है। और इसको और अच्छे शब्दों में जब आप मेंस में लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसकी अपनी एक रासायनिक संरचना होती है। अभी ये रासायनिक संरचना को भी समझिएगा, क्या होती है कि स्थायी संरचना या फिर रासायनिक संरचना होती है। इसका मतलब ये रासायनिक संरचना का कहने का मतलब ये है क्या है भाई, रसायन से क्या आ गया, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब इसमें क्या होगा, खनिज में आपको, अब केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, मेटल के बारे पढ़ते हैं या नहीं भाई, बिल्कुल। और आप क्या पढ़ते हैं भाई, नन मेटल पढ़ते हैं, है ना। यानी कि खनिज में क्या होगा, मेटल होगा, यानी कि धातु होंगे या फिर अधातु होंगे, ठीक है। धातु हो भी सकते हैं या धातु नहीं भी हो सकते, क्लियर है भाई, ठीक है। यानी अब यहाँ धातु है, इट मीन्स क्या, उसकी अपनी एक फिक्स स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं आयरन की, ठीक है, या एल्यूमिनियम की, तो इसकी क्या अपनी एक फिक्स स्ट्रक्चर है या नहीं भाई। इसके आउटर सेल में यानी कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। इसके 72 कक्षा में जैसे कि आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि इसकी परमाणु की जब संरचना बनाएंगे तो किसके, इसके ऑर्बिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि एक फिक्स स्ट्रक्चर है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी खनिज है, खनिज की क्या होती है कि स्थायी संरचना, यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, या आप इसको एनसीईआरटी में मिलेगा आपको देखने को, रासायनिक संरचना होती है। तो रासायनिक संरचना का मतलब आपको क्लियर हो गया, ठीक है भाई। एकदम बहुत तरीके से चीजें समझाऊंगा, एकदम रसायन, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी, जिस तरह से आपने कंप्लीट किया है, और साइंस का डर जैसे दूर है वैसे जीके में भी डर होगा, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के खनिज के बारे में आपको क्या समझ में आया सर, खनिज वो एक पदार्थ है, ठीक है। खनिज वो क्या है, एक पदार्थ है जिसको हम खनन से प्राप्त करते हैं, और जिसकी अपनी क्या होती है कि स्थायी संरचना, एक केमिकल स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अब एनसीईआरटी के ही लाइन में अगर आप देखेंगे कि आज भारत में अगर बात कर लिया जाए, कितने खनिज जो हैं, कितने अधिक, कितने मतलब कितना अधिक खनिज आपके पास है, कितने अधिक खनिज है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो भाई आप फंस सकते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत में लगभग कितने खनिज, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में, लगभग याद रखें 50 से 100, 100 से 200, 200 से अधिक या 100 से कम, कितने प्रकार के। तो याद रखना भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये सारे लाइन आपको याद रखने होंगे। तो 3 पॉइंट अभी तक आपको खनिज के बारे याद रखना है। मेन क्या क्या चीज है भाई, कि वो पदार्थ, ठीक है, जो आप खनन से प्राप्त करते हैं उसे आप खनिज कहते हैं। खनिज की अपना एक स्थायी संरचना होती है, यानी कि एक रासायनिक संरचना होती है। और भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के क्या आते हैं भाई, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा खनिज को हम लोग बाइफरकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है
कि मैंने क्या बताया कि खनिज की अपनी एक रासायनिक संरचना है, मतलब उसमें या तो मेटल्स होंगे या फिर नॉन मेटल्स होंगे, यानी कि धातु होंगे या फिर धातु नहीं होंगे। बिल्कुल, यानी कि मैं खनिज को अगर स्ट्रक्चर के आकार में यानी कि संरचना के आधार पर अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, बांटूं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो खनिज है, खनिज के दो पार्ट हैं, यानी कि इसको हम दो भाग में वर्गीकरण करेंगे। एक होगा आपका धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल, ठीक है भाई, धात्विक खनिज, और एक होगा आपका अधात्विक खनिज, ठीक है। एक क्या होगा आपका अधात्विक खनिज, एक क्या होगा आपका अधात्विक खनिज। यानी धात्विक खनिज का मतलब यहां पे आपको समझ में आ रहा है क्या भाई, जिसमें क्या होंगे, धातु उपस्थित होंगे, क्या होंगे, धातु उपस्थित होंगे, और इसमें क्या होंगे, अधातु होंगे, यानी कि धातु एब्सेंट होंगे, अधातु अधातु उपस्थित होंगे, या फिर अधातु होंगे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, अधातु होंगे। इसमें हमने क्या बताया सर कि जो खनिज है, खनिज को अगर हम संरचना के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है आपका धात्विक खनिज। अधात्विक नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होंगे भाई, धातु नहीं होंगे, अधातु होंगे, क्लियर है। और धात्विक खनिज में क्या होगा भाई, धातु उपस्थित होंगे, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको मैं धात्विक खनिज को दो भाग में और बांटना चाहूंगा, ठीक है। यानी कि एक धातु का नाम स्पेशली, क्योंकि बहुत सटीक वे में एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोह अयस्क या फिर लोह खनिज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा खनिज जिसमें क्या उपस्थित है, एकमात्र धातु लोहा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या उपस्थित होगा, आपका लोहा की मात्रा होगा। लोहा की मात्रा मैं यहां लिख रहा हूं, इसको भी समझने की आपको कोशिश करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, लोहा की मात्रा होगी। और एक में एक ऐसा खनिज क्या है भाई जिसमें लोहा नहीं होगा, उसके अलावे दूसरे धातु होंगे, यानी इसको हम नाम देते हैं अलोह खनिज, ठीक है। अलोह खनिज या अयस्क भी कह सकते हैं, अयस्क भी आप कह सकते हैं, ठीक है भाई। इसको आप लोह अयस्क या लोह खनिज भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, इसमें लोहा एब्सेंट होगा, इसमें क्या होगा, देखिए समझिए, इसमें धातु तो होंगे भाई, क्योंकि ये धात्विक खनिज का ही आपने क्लासिफिकेशन किया है, धातु होंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। देखिए ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, फंस जाइएगा अगर इतने डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं तो। लोहा नहीं होगा, इसके अलावे, लोहे के अलावे जो धातु आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है भाई, एक्सेट्रा जितने बाकी आपके धातु आते हैं वो सारे अलोह खनिज में आएंगे। और इसमें क्या होंगे, लोहा की मात्रा होगी। मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें लोहा तो होगा, आयरन तो होगा ही होगा, साथ के साथ निकेल होंगे। अब देखिए, लोहे में निकेल मिलाया जाता है, इसलिए यहां पे लिखा गया लोहा की मात्रा होगी। मतलब वो पदार्थ या फिर वो खनिज या फिर वो अयस्क जिसमें लोहा के साथ कोई चीज को मिलाया जाता, तो लोहे के साथ आपने देखा होगा निकेल को मिलाते हुए, ठीक है। तो लोहा हो सकता है, निकेल हो सकता है, इसके अलावा मैग्नीज हो गया, ठीक है। इसके बाद टंगस्टन हो गया, डब्लू मतलब टंगस्टन हो गया। इसके बाद आपका कोबाल्ट हो गया, क्लियर है भाई। इसके अलावा आपको क्रोमाइट भी याद रखना, Cr, ठीक है, क्रोमाइट, यानी कि ये हो गया आपका क्रोमाइट, मैं लिख दे रहा हूं क्रोमाइट। डायरेक्ट आपका एग्जाम में यहां से पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी के चीजों में लिखी मिलेगी यहां से, इसलिए सवाल डायरेक्ट बनता है। लोग समझ नहीं पाते कि इतने डेप्थ में कहां से आ गया सवाल। देखिए भाई, हमने आपको एक चीज पहले ये बताई कि आपको कि जो खनिज है उसको हमने दो भाग में बांट दिया है। एक है आपका धात्विक खनिज यानी जिसमें धातु उपस्थित होंगे, और एक है आपका अधात्विक खनिज जिसमें धातु उपस्थित नहीं होंगे, क्लियर है भाई। अब जिसमें धातु उपस्थित है, अब इसमें एक चीज और मैं आपको, चलिए यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए। जिसमें धातु उपस्थित है, जिसको हमने धात्विक खनिज का, उसको दो भाग में बांट दिया। एक वैसे खनिज जिसमें कौन सा धातु होगा, केवल और केवल लोहा उपस्थित होगा, जिसको हम लोह अयस्क या लोह खनिज का नाम देंगे। अब एक शब्द आपको मिल रहा अयस्क, है ना, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक है जिसमें धातु होंगे लेकिन लोहा को छोड़ करके बाकी जितने भी धातु मिलेंगे उसको आप क्या नाम देंगे भाई, अलोह खनिज यानी अलोह अयस्क, ठीक है। धातु तो होंगे इसमें, अब इसमें लोहा लेकिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, और इसमें क्या होंगे, लोहा होंगे, और लोहा के साथ जो जो चीजें मिलाई जाती है जैसे कि आयरन, निकेल, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, क्लियर है। अब एक शब्द आपको मिल रहा है, चलिए इस शब्द को भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं यहाँ पे, अयस्क के बारे में, है ना। ये अयस्क क्या चीज है, जैसे आपने अभी लिखा ना लोह अयस्क, अब इस अयस्क को हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है भाई। देखिए आपने क्या किया भाई,
आपने क्या किया, खनन किया, ठीक है, आपने क्या किया, खनन किया। खनन जब आपने किया तो आपको क्या प्राप्त हुई सर, खनिज की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब हो सकता है कि अब जरूरी नहीं कि उस खनिज में धातु होगा, भी हो सकता है आपने एक बार ऐसा खनन किया जिसमें धातु उपस्थित थे, ठीक है, और एक बार आपने जब खनन किया तो उसमें धातु अनुपस्थित थे, यानी कि धातु क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक है। तो वो खनिज, ध्यान से सुनिएगा, वो खनिज, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, वो खनिज जब हमने खनन किया, ठीक है, वो खनिज या खनन के बाद प्राप्त वो खनिज, खनन के बाद प्राप्त वो खनिज, खनन के बाद प्राप्त वो खनिज जिसमें, खनन के बाद प्राप्त वो खनिज जिसमें धातु की मात्रा होगी, ठीक है भाई, धातु की मात्रा होगी या फिर धातु उपस्थित होंगे, ज्यादा सही होगा, धातु उपस्थित होंगे। खनन के बाद प्राप्त वो खनिज जिसमें धातु उपस्थित होंगे, जिसमें धातु उपस्थित होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे अयस्क कहा जाता है। समझ में आया? इसका मतलब ये है सर, अयस्क क्या है सर, अयस्क एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन उस खनिज में क्या उपस्थित होगा, धातु होगा। यानी कि धात्विक खनिज जितने भी आप देख रहे हैं ये इसको आप क्या कह सकते हैं, अयस्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, अयस्क कहते हैं। और आप लूसेंट वगैरह जब आप किताबें पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा लोह अयस्क का नाम, है ना, आपने सुना होगा लोह अयस्क का नाम। एल्यूमिनियम ओर्स अयस्क, कॉपर का ओर्स अयस्क, कॉपर का अयस्क आपने याद किया होगा, क्योंकि अलोह खनिज भी क्या है, इसमें धातु उपस्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब इसे हम क्या नाम देंगे, अयस्क का नाम देंगे। क्लियर है? हाँ, अलोह खनिज में क्या होगा, लोहा एब्सेंट होगा, बट धातु तो उपस्थित होंगे। समझ में आया? तो यहां से एक सवाल आपका बनता है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। हमने क्या बोला आपको कि जब हमने खनन किया तो खनन से हमें किसकी प्राप्ति हुई, खनिज की प्राप्ति हुई। और खनिज जब हमें प्राप्त हुआ तो हो सकता है कुछ खनिज में धातु उपस्थित होंगे और कुछ खनिज में धातु अनुपस्थित होंगे। तो वो खनिज, ठीक है ना मेरे भाई, वो खनिज खनन करने के बाद जो हमें प्राप्त हुई उसमें धातु उपस्थित थे, तो वैसे खनिज को क्या कहा जाता है, अयस्क का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, अयस्क का नाम दिया जाता है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट आपका एग्जामिनेशन में दिया हुआ था, सुनिएगा क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये दिया था कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, ठीक है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया था। दूसरा स्टेटमेंट था कि सभी अयस्क, ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। और इसके बाद आपका सवाल था कि सत्य कथन, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। ठीक है भाई, सत्य कथन का चयन करें। चलिए भाई बताइएगा, क्या ये सवाल आपको समझ में आया? सवाल आपके पास ये था कि आपको सही स्टेटमेंट चूज करनी थी कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो देखिए भाई, यहां पे आपने देखा खनिज को, तो आपने देखा खनिज एक ऐसा जिसमें धातु उपस्थित है और एक ऐसा खनिज जिसमें धातु उपस्थित नहीं है। अब जिस खनिज में धातु उपस्थित था उसको आपने नाम दिया है अयस्क, ठीक है। तो अब एक बात बतलाइए कि जितने भी खनिज थे तो क्या सभी खनिज को आप अयस्क कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी खनिज अयस्क होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी खनिज जरूरी नहीं है कि भाई मान लीजिए मैंने जब खनन किया तो मुझे वैसे खनिज मिले जिसमें धातु एब्सेंट थे, तो क्या ये अयस्क है? ये तो अयस्क नहीं होगा। ठीक है सर। अब दूसरा स्टेटमेंट, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो भाई ये जो अयस्क है क्या ये खनिज होगा? बिल्कुल। अब अयस्क कहने का मतलब ही है कि वो खनिज जिसमें धातु उपस्थित है, इसलिए दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताइएगा भाई। हमने आपको बताया कि खनिज की जो क्लासिफिकेशन है, ये मैं लिख दे रहा हूं कि खनिज का जो वर्गीकरण का जो आधार है, ठीक है, वर्गीकरण का आधार जो है ये किस आधार पर है भाई? संरचना के आधार पर।
संरचना, ठीक है। वर्गीकरण का आधार क्या है, यहाँ पे संरचना रखा हूं, ठीक है। यानी कि एक आपका धात्विक खनिज और एक आपका अधात्विक खनिज, यानी जिसमें लोहे की उपस्थिति होगी और एक में अधातु की उपस्थिति होगी, एक में अधातु होगी, यानी कि धातु एब्सेंट होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल। अब एक चीज और समझिए, आगे जब हम पढ़ रहे हैं, ये धात्विक खनिज की बातें हो गई, अब हम अधात्विक खनिज की चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस अधात्विक खनिज को अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अधात्विक खनिज को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो दो भाग में इसे भी हम बांट रहे होंगे, ठीक है। इसे भी हम दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। अधात्विक खनिज भी हमारा दो प्रकार का, ठीक है। इसमें क्लियर है ना माइंड में? इसमें क्या होंगे भाई? धातु एब्सेंट होंगे। तो एक कहलाता है कार्बनिक, ठीक है, एक कहलाएगा आपका कार्बनिक अधात्विक खनिज और एक कहलाएगा आपका अकार्बनिक अधात्विक खनिज। अकार्बनिक अधात्विक खनिज, क्लियर है भाई? यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक किसे कहेंगे? जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, क्या उपस्थित होता है भाई? कार्बन उपस्थित होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसमें कार्बन क्या होता है? आपका एब्सेंट होता है। कार्बन क्या रहेगा आपका? इसमें एब्सेंट रहेगा। हमने आपको बताया सर कि जो आपने अधात्विक खनिज के बारे जो आप देख रहे हैं, यानी जिसमें धातु अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जिसमें मेटल्स उपस्थित नहीं होते, वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा कार्बनिक, यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित होंगे, और एक होगा अकार्बनिक अधात्विक खनिज, जिसमें क्या होंगे? कार्बन एब्सेंट होंगे। तो भाई ये वो खनिज है जिसमें धातु नहीं है, यानी कि नन मेटल होंगे। नन मेटल में भी हमने कार्बन के अकॉर्डिंग दो चीजों को बांट दिया है कि कार्बन की अगर उपस्थिति है उस खनिज में तो हम उसको कार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा उसको हम लोग अकार्बनिक कहेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अकार्बनिक जो अधात्विक खनिज है, इसको हम एज ए ईंधन के रूप में, या फिर आपको जो सवाल बनता, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, ये जो खनिज है अकार्बनिक अधात्विक खनिज का उपयोग जो हम लोग करते हैं ना ऊर्जा के रूप में, यानी कि इससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये सवाल था आपसे कि वो वो खनिज जिससे हमें क्या मिलती है? ऊष्मा, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, नॉट ऊष्मा, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि एनर्जी की प्राप्ति होती है। वो कौन सा खनिज है भाई? कार्बनिक अधात्विक खनिज, या अकार्बनिक अधात्विक खनिज, या लौह खनिज, या अलोह खनिज। तो भाई वो कौन सा खनिज है जिससे आपको एनर्जी की या ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो वो है आपका कार्बनिक अधात्विक खनिज, ठीक है। पहला दूसरा पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट ये कि उसमें क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा और उससे ऊर्जा। तो भाई जिसमें कार्बन की उपस्थिति है तो कार्बन जलेगा तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सा बताइएगा। बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए हम इसको एज ए ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में इस कार्बनिक खनिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। ईंधन के रूप में, यानी एज अ फ्यूल भी हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। कार्बन जलेगा तो मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि कोयला, कोयला में कार्बन है, बिल्कुल। इसके बाद आपका हो गया पेट्रोल, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक गैस, यानी कि आपका जो आप नेचुरल गैस की जो बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस हो गया। और इसी नेचुरल गैस को जब आप कंप्रेस कर देते हैं, सीएनजी गैस कहते हैं, और इसी कंप्रेस गैस को जब आप पाइपलाइन में, यानी कि पाइप में भेज देते हैं घर घर तक, यानी कि जो उसको आप क्या कहते हैं? पीएनजी का नाम देते हैं, मतलब कि वही एलपीजी जो होता है उसी को आप क्या करते हैं भाई? पाइपलाइन के थ्रू भेज देते हैं। मतलब कंप्रेस जो प्राकृतिक जो गैस उसको आप कंप्रेस करके जब पाइप में भेज देंगे पीएनजी, और एक एलपीजी गैस से भी आपका क्या मिल रहा है भाई? ऊष्मा प्राप्त हो रही है, यानी एनर्जी है जिससे आप खाना बना रहे होते हैं। तो ये सारे एज ए ईंधन के रूप में आपका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ये क्लियर है भाई? कार्बनिक या नहीं, पहले हमें इतना बताइएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल। देखिए ये जो वर्गीकरण मैं आपको करा रहा हूँ ना, इतने अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वर्गीकरण से ही कई प्रकार के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कितना भी रट लेंगे ना, क्योंकि ये सब आप रटने से आपके ये सब सवाल नहीं बनेंगे। ईंधन किस खनिज का है ना, वो अधात्विक होगा या अधात्विक? अगर अधात्विक है तो भी अधात्विक में कौन? कार्बनिक या अकार्बनिक, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करेंगे। तो भाई कार्बन जलेगा कौन सा खनिज? तो कार्बनिक खनिज हो गए। क्लियर है भाई? अब हम लोग बात करने वाले हैं, आपका वो खनिज है आपका अकार्बनिक अधात्विक खनिज, यानी जिसमें क्या होगा? कार्बन एब्सेंट होगा। तो क्या क्या है? जैसे कि इसमें अगर मैं आपको बता दूं, इसका आपको एग्जांपल याद रखना, जैसे कि चूना पत्थर हो गया आपका, ठीक है भाई, चूना पत्थर हो गया आपका। इसके अलावा आपका अभ्रक हो गया, ठीक है, अभ्रक हो गया।
इसके अलावा आपके स्टोन, ये 3 नाम आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेने। चूना पत्थर, अभ्रक हो गया, स्टोन, ये सारे क्या है भाई, आपका अकार्बनिक अधात्विक खनिज है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई, ये आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब देखिए, इस खनिज को चट्टान से संबंधित आपका सवाल आपने देखा होगा और आपके मन में ये डाउट भी आ रहा हो, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी। ठीक है, चलिए अब चट्टान से रिलेटेड सवाल आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अब पहले एक चीज समझ लीजिए। देखिए, जब धरती के अंदर से जब लावा बाहर निकलती है, ठीक है ना, तो जब ये मान लीजिए धरती के जो धरती से बाहर जब लावा निकली है ये, तो कुछ समय के बाद, कई लाखों वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है भाई, सूख जाती है। ठीक है, सूख जाने के बाद बहुत कठोर हो जाती है। ठीक है, इसमें जो कण होते हैं ना, रवेदार कण होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अग्नीय चट्टान। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्नीय चट्टान। ठीक है, और फिर यही चट्टान धीरे धीरे भाई अपना क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में आएगा। फिर इसका बहुत सारे और भी चट्टान के टाइप्स है, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मेन एग्जांपल मैं आपको खनिज से जोड़ करके चट्टान को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अग्नि चट्टान आपको समझ में आया। इग्नियस रॉक किसको कह रहे हैं, लावा निर्मित ये चट्टान, यानी लावा जब बाहर निकली धरती में, ठीक है, और कई साल के बाद जब वो सूख जाती, काफी कठोर होता है ये, उससे चट्टान को हम लोग कहते हैं अग्नीय चट्टान। और इसमें क्या होता है ना, खनिज पाया जाता है। तो यही सवाल आप, क्योंकि धरती के नीचे से बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसमें जो खनिज होगा, कैसा खनिज होगा, धात्विक या अधात्विक, यही सवाल बनेगा। और एक आपका जो चट्टान होता है जिसको हम कहते हैं परतदार चट्टान, यानी इस प्रकार से परत परत में, लेयर फॉर्म में आपका चट्टान का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परतदार चट्टान। इसमें भी आपको खनिज मिलता है। देखिए, खनिज ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, इग्नियस रॉक्स या परतदार चट्टान, इसके अलावे आपको मैं आपको इस, देखिए इसका मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना ही देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से एकदम मैं समराइज कर रहा हूँ, ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ चट्टान का कंसेप्ट। जैसे कि देखिए, मेग्मा बाहर निकला आपका, ठीक है, ज्वालामुखी के जब निकलती है तो मेग्मा निकलता है ना भाई बाहर, काफी गर्म है। अब ये मेग्मा जब आपका ठंडा होगा, ठीक है, तो ठंडा होने के बाद जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्नीय चट्टान है। ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं अग्नीय चट्टान। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अग्नीय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक्स। देखिए, चट्टान हम लोग को एक चैप्टर ही पढ़ना है ज्योग्राफी में, इसलिए आपको मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा। यानी कि ठंडा के बाद क्या हुआ आपका, वो मेग्मा आपका अग्नीय चट्टान का फॉर्मेशन ले लिया। अब जब अग्नि चट्टान जब बना, जब इसका अपर्दन होता है, ठीक है, अपर्दन के कई सारे कारण, कई आपदाएं आई, ठीक है भाई, जैसे आंधी तूफान आया या फिर भूकंप जैसे सिचुएशन आई, तो वो अग्नि चट्टान टूटा। टूटने के बाद उसका अपर्दन जब हुआ, उसका जब क्षय हुआ, तो वो किस में बदल जाता है, रॉक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। ठीक है भाई, अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स में जब फिजिकली इफेक्ट होता, फिजिकली इफेक्ट जैसे कि आप में हमने क्या क्या, कई सारे बड़े बड़े मशीन, गाड़ियां वगैरह चला दिए हैं, या टेम्परेचर का कम होना, सूर्य की रोशनी का आना, या फिर दबाव के कारण, अब ये सेडिमेंट, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज आता है, इसका रूप में या फिर आकार में या केमिकली इसमें क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं कायंतरित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायंतरित चट्टान, जिसको आप कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर यहां से हम इसको, ये आपका ये जब ये पिघल जाएगा तो फिर पिघलने के बाद कहाँ नीचे चला जाएगा धरती, फिर यही पिघल करके फिर मेग्मा के फॉर्म में बाहर आता है। यानी मैंने चारों चट्टाने के बारे में तीनों को बता दिया, आग्नेय, सेडिमेंट्री रॉक और कायांतरित चट्टान है। ठीक है, यहाँ एक चीज और मैं बता, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, ठीक है मेरे भाई, प्राइमरी रॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रॉक, और इसे हम लोग कहते हैं टर्सरी रॉक। देखिए, चट्टान का मैंने ऑलमोस्ट एकदम कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं अग्नि चट्टान, इस अग्नि चट्टान पे क्या होता है ना, अग्नि चट्टान क्या करता है, अपना रूप, देखिए कायांतरित मतलब क्या है, काया ही पलट जाना, मतलब रूप या स्ट्रक्चर में बदलाव आना। तो ये जो अग्नि चट्टान होते हैं, कई करोड़ों वर्ष के बाद इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, इसमें जो फिजिकल और केमिकल जो चेंज आते हैं, ठीक है, या मैंने एक आपको बताया परतदार चट्टान, वो भी करोड़ों वर्ष के बाद क्या होता है, अपने रूप बदल लेती है, जिसको आप कहते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो चूना पत्थर है भाई, ठीक है, ये चूना पत्थर किस चट्टान में मिलता है, या चूना पत्थर आपका अग्नीय चट्टान में मिलता है, लेकिन करोड़ों वर्ष के बाद अब ये अपना रूप बदल लेती है, जो किस फॉर्म में मिलता है आपको, संगमरमर के फॉर्म में मिलता। तो संगमरमर किसका, कौन से चट्टान से संबंधित है भाई, तो आप क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान से संबंधित है। ठीक है,
चूना पत्थर किससे संबंधित है? अब एक बात बताइए, ये जो चूना पत्थर है, ये जो आपकी खनिज है, मुझे क्या बता सकते हैं ये चूना पत्थर किस में आएगा? तो पहले देखिए चूना पत्थर में क्या धातु है सर? इसमें धातु तो नहीं है, यानी ये धात्विक खनिज नहीं है सर, ये आपका अधात्विक खनिज है। अब अधात्विक खनिज में दो चीज देखेंगे, एक कार्बन उपस्थित होगा, एक में कार्बन एब्सेंट होगा। क्या इसमें कार्बन है सर? नहीं है, यानी ये तो नहीं, यानी कि इसमें कार्बन नहीं है, यानी ये आपका क्या हो गया? अकार्बनिक अधात्विक खनिज हो गया। अब ये अकार्बनिक अधात्विक खनिज यानी कि चूना पत्थर का संबंध किससे हो गया आपका भाई? कौन से चट्टान से होता है? तो याद रखिएगा जो चूना पत्थर का संबंध जो होता है वो परतदार चट्टान से होते हैं, ठीक है। अब ये परतदार चट्टान का कायाकल्प हुआ, रूप बदला, टेम्परेचर प्रेशर के कारण इसके फिजिकल केमिकल चेंज आए जो संगमरमर का रूप ले लिया। इसके बाद आपका कोयला, तो कोयला से ही आपका हीरा का फॉर्मेशन हुआ भाई, कई करोड़ों वर्ष के बाद टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुए। तो ये हीरा का संबंध किस चट्टान से है भाई? पहले ये बताइएगा। तो इसका संबंध किससे हो गया आपका? कायंत्रित चट्टान से। और ये कोयला का संबंध किस चट्टान से हो गया? तो आप क्या कहेंगे? ये आपका कोयला पहले बताइए कौन सा खनिज है? धात्विक है? नहीं है, अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु है, इसमें कार्बन उपस्थित है। तो याद रखिएगा जितने भी अधात्विक खनिज है, अब आ जाइए मेन यहाँ मुद्दे में, जितने भी आपके अधात्विक खनिज होंगे ये इसका संबंध किस चट्टान से होता है या किस चट्टान से या धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं आपके जितने भी परतदार चट्टान होते हैं, ठीक है, परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके धात्विक खनिज होते हैं ये आपके अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं। किस चट्टान में पाए जाते हैं? अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं। अग्नि चट्टान में क्या होते हैं भाई? पाए जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? तो जो आपके धात्विक खनिज है किस चट्टान में पाए जाते हैं? अग्नि चट्टान में। और अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। अब ये अग्नि चट्टान है क्या, परतदार चट्टान है क्या, क्लियर हुआ? तो अब यहाँ मैंने वही आपसे सवाल किया कि जो आपका कोयला है, कोयला का संबंध किस चट्टान से भाई? तो कोयला धात्विक खनिज नहीं, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किस चट्टान में पाया जाएगा? परतदार चट्टान, ठीक है। अब ये हो गया आपका परतदार चट्टान। अब ये परतदार चट्टान करोड़ों वर्ष के बाद अपना कायाकल्प बदलेगी, तो ये किसमें बदल जाती है भाई? हीरा। हीरा कैसा चट्टान से संबंधित होगा भाई? कायांतरित चट्टान से। ये हो गया आपका क्लियर यहां तक चीजें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो समझ में आपको सारा आ गया। अब एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले धात्विक खनिज स्टार्ट करेंगे, और धात्विक खनिज में सबसे पहले हम लोगों का टारगेट होगा लौह अयस्क या लौह खनिज को खत्म करना, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक दो सवाल हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन अधात्विक खनिज है भाई, ठीक है, कौन अधात्विक खनिज है बताइए। सवाल समझ में आ रहा? कौन इसमें अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। सर इसमें क्या है आपका धातु एब्सेंट होगा, ठीक है। अब हमने जानना है कि सर ये जो आपकी अधात्विक जो खनिज होती है दो प्रकार के होती है। एक तो होती है आपकी कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, एक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। तो इसमें से कौन अधात्विक खनिज है? तो देखिए बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट से आपको किसकी प्राप्ति होती है भाई? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो एल्यूमिनियम क्या है सर? एक धातु हो गया, ठीक है। चांदी क्या है भाई? ये भी आपका एक धातु, यानी ये सब तो धात्विक खनिज हो गया। ये सोडियम क्लोराइड। अब आप बोलेंगे सर सोडियम क्लोराइड यानी कि ये तो सोडियम एक धातु है, यानी ये धात्विक खनिज हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही उत्तर आप क्या टिक करके आएंगे? इनमें से कोई नहीं, बट आपको यहां रुकना होगा। ये इसका सही उत्तर होगा NaCl। अब कैसे समझिए, देखिए ये जो NaCl आपका जो दिख रहा है ना, ये कब आया आपका? जब ये आपका सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन यानी कि रिएक्शन करता है, तब जाकर के आपका सोडियम क्लोराइड या फिर साधारण नमक जिसको आप कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, वो आपकी प्राप्ति होती है। तो ये आपका सोडियम नहीं था वहां पे, आप इस NaCl को देख करके सोडियम समझ रहे हैं। तो ये आफ्टर क्या भाई? रिएक्शन है आपका, प्राप्ति हुआ आफ्टर रिएक्शन जो भी चीज आपको मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका NaCl है ये भी आपका एक अधात्विक खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए अधात्विक खनिज के अंदर ही आपका कि ये जो आपका अधात्विक खनिज क्या हो, यहाँ पे आप एक लिख लीजिएगा NaCl, यानी कि जो साधारण नमक है। तो आप जो साधारण नमक खा रहे हो उसमें कार्बन होता नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका सोडियम क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करती है तब आपको इसकी प्राप्ति होती है। तो 8 का क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए जो आपने NaCl की जो आप देखिए बॉक्साइट तो सिंपल है, इसमें बॉक्साइट क्या एक अयस्क है,
यानी बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क जिसमें धातु उपस्थित हो। कौन सा धातु? एल्यूमिनियम। और आपसे पूछा अधात्विक खनिज बताइए भाई, तो ये तो होगा नहीं, चांदी खुद में एक धातु है। अब NaCl में आप सोडियम देखते ही आप सोच ली ये धात्विक खनिज होगा, तो ऐसा नहीं है। रिएक्शन के बाद आपको ये नमक मिल रहा है, ठीक है। दोनों एक देखिए, NaCl जो बना है आपका, सोडियम और क्लोरीन एक जब आपस में रिएक्शन किया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल गया है। तो जब ये मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है? एक आपका अधात्विक खनिज होता है, ठीक है। तो नमक से धातु की अब ये भी तो इसलिए जो आप नमक की बात कर रहे हैं ना, तो आपको नमक से धातु की प्राप्ति होती भी नहीं है, पहली बात तो ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9th भी आपसे बन जाना चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या है भाई? कौन लौह खनिज है? चलिए लौह खनिज अभी हमें कंप्लीट करवाना है आपका। तो ये सवाल है आपका यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन 7 8 हो गया आपका। चलिए आप में से ये आपका बन जाना चाहिए था ना, क्वेश्चन 9th बनना चाहिए। क्या है भाई क्वेश्चन 9th? क्वेश्चन 9 आपसे बोला गया कि कौन लौह खनिज नहीं है, ठीक है, लौह खनिज नहीं है, बताइए। मैंने आपको तो बताया भाई लौह खनिज भाई, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सर खनिज। खनिज में मैंने बताया दो चीज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में एक लोह है एक अलोह। लोह खनिज यानी कि जिसमें लोहा होगा या लोहा के साथ जो चीज मिलाया जाता है, एक निकेल मिलाया जाता है, कोबाल्ट मिलाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैग्नीज बताया, टंगस्टन बताया, क्रोमाइड बताया, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते क्या क्या, देखिए अब ये जगह वॉल फॉर्म एक है ऑप्शन ए, लिमोनाइट है, एंथ्रासाइट है, मैग्नीज है भाई। देखिए अभी अगर मैं आपको अभी जो मैंने आपको, देखिए यही तो है ना भाई, अगर कैसे साइंस को भी जोड़ दिया गया इस सवाल में आपको। अब देखिए कैसे मैग्नीज में क्या लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता, बिल्कुल। तो ये तो भाई लोह खनिज है, ठीक है, ये लोह खनिज होगा, ठीक है, जिसमें लोहा उपस्थित है। लिमोनाइट मैंने आपको बताया था लिमोनाइट के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया था लिमोनाइट। तो इसमें भी क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है, इसमें भी लोहा होगा, यानी ये तो लोह खनिज है। आपको बोला कि लोह खनिज नहीं है। अब एंथ्रासाइट क्या है? कोयला है भाई, कोयला देख रहे हैं ना, कोयला का एक प्रकार होता है एंथ्रासाइट, और एक है वॉल्फ्राम। तो ये तो आसानी से आप समझ गए कि लोह खनिज कौन नहीं है। इसमें कोयला में क्या लोहा होता नहीं, कार्बन होता है, ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब वॉल्फ्राम में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्फ्राम जो है ना, इसका जो रासायनिक आप जो नाम देख रहे हैं ये टंगस्टन का है, ठीक है, टंगस्टन का है, ठीक है, टंगस्टन का। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। तो ये सवाल देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल आपको कराए जाएंगे, एकदम परेशान नहीं होना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्या क्या सिलेबस समझ में आ गया ना, खनिज में क्या क्या पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग धात्विक खनिज करेंगे। धात्विक खनिज में भी हम लोग सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। 1 का ए देखेंगे, लोह अयस्क। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अलोह खनिज अयस्क। फिर हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज के बारे में। तब अधात्विक खनिज में फिर हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे एक कार्बनिक में और एक कार्बनिक, तब जाके ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज लोह अयस्क के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं क्या? लोह अयस्क के बारे में। लोह अयस्क, अब यहाँ पे चीजों को पहले अच्छे से देखिए। क्या मैंने बोला भाई? लोह अयस्क यानी कि लोहा होगा, ठीक है। लोह अयस्क मतलब, अच्छा अयस्क का मतलब क्या है सर? इसमें क्या होगा? अयस्क का मतलब क्या है कि सर ये एक खनिज है और इस खनिज में क्या उपस्थित होगा सर? धातु उपस्थित होगा। अब भाई इसमें कौन सा धातु उपस्थित होगा सर? लोहा, या लोहा में जो चीज मिलाया जाता है जैसे कि निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है, ये सारे होंगे, मैग्नीज हो गए, ये सारे आपको लोह अयस्क में पढ़ने हैं भाई, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक चीजें, ये समझ में आया ना? लोह अयस्क जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लोह अयस्क से पहले एक चीज और आपका एनसीईआरटी में है कि आप जो खनिज देख रहे हैं ना, खनिज का वितरण, ये आप मेंस वगैरह जब आप लिखेंगे तो इसको आप जब डायग्राम में बनाएंगे तो जो पूरा खनिज जो है भारत में, जो खनिज की जो प्राप्ति होती है वो मैप के में आपको दिखाना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। खनिज का वितरण, खनिज का वितरण को हम लोग समझते हैं, खनिज के वितरण को, यानी कि पूरे भारत में हम खनिज के वितरण को। तो देखिए खनिज का जो वितरण है इसको हमने, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको 3 बेल्ट जोन में दर्शाया गया, ठीक है, 3 बेल्ट जोन में दर्शाया गया। मतलब अगर भारत के मानचित्र को अगर हम लोग देखना चाहें, चलिए मानचित्र भी हमारे पास है तो मानचित्र बनाने की आवश्यकताएं नहीं होगी। चलिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास जो है मानचित्र है, ठीक है, इस पर अभी हम लोग काम करेंगे। तो यानी कि ये जो आप भारत का जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में 3 क्षेत्र होंगे, ठीक है। एक पहला क्षेत्र होगा आपका उत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, यानी कि आपका जो ये जोन आप देख रहे हैं ना, असम, ठीक है, बिहार,
इसके अलावा आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, एक तो ये वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। दूसरा आपका जो है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, ये आपका जो दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं रेड से, ये आप कर्नाटक वाला जो क्षेत्र देख रहे होंगे, ठीक है, कर्नाटक। इसके बाद इसी के अंदर आप गोवा भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र ले लेते हैं, ये वाला पार्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो आपका जो बेल्ट होगा, तीसरा जो बेल्ट है वो है आपका उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, ब्लू कलर से इसको दिखाएंगे, जो राजस्थान गुजरात वाला जो बेल्ट देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका आ जाएगा तीसरे नंबर में। यानी कुल मिलाकर के जो खनिज आपको जो दिख रहा है ना, चलिए इसको हटा लिया जाए भाई, यानी कि जो आपको खनिज दिख रहा है, इसको हम लोग दूसरे कलर से, ग्रीन से आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं इसको। तो ये जो आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपका देखिए छत्तीसगढ़ वाला इलाका रहेगा, ठीक है, उड़ीसा रहेगा, झारखंड रहेगा, वेस्ट बंगाल और यहाँ असम तक, ठीक है, इसको हम लोग दर्शाएंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट जो प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। बस खनिज जो आपको भारत में देखने को मिल रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, हाथ से मैप बना करके आप दिखाएंगे मेंस में। ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपको एक जो साउथ वेस्ट वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहीं पे आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे यही डायग्राम सेम एज इट इज आपको बना हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो है खनिज का वितरण है भारत में। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए खनिज का जो वितरण है हम लोग इसको 3 बेल्ट में बांटे हैं। सबसे पहला बेल्ट है आपका उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रदेश जिसको कहेंगे, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार वाला क्षेत्र, मेन छोटा नागपुर वाला जो पठार देख रहे हैं ना, मेन झारखंड जो स्थित किसमें, छोटा नागपुर पठार में ही है। उसका थोड़ा सा आपका एक्सपेंशन आपको बिहार में भी मिलेगा और उड़ीसा में भी मिलेगा। आपने अगर पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी में, अगर मैंने पढ़ाया भी है आपको इस बैच में भी, छोटा बोला, उत्तर पूर्वी पठार जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार जो क्षेत्र है, इसका पहला बेल्ट, पहला रीजन है। इसमें जो आपके जो शहर का नाम आपको मेनली याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ आपको रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ होते हुए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, झारखंड, उड़ीसा होते हुए, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल और असम तक। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है खनिज देखने को मिलता है। और खनिज में भी यहाँ पे कौन सा खनिज आपको सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें मेनली जो देखने को मिलता है लो अयस्क, ठीक है, ठीक है, लो अयस्क देखने को मिलता है, यानी कि धात्विक खनिज में कौन सा खनिज, धात्विक में लो अयस्क। इसके बाद अधात्विक खनिज में मिलता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जिसको आप कहते हैं भाई कार्बनिक अधात्विक खनिज, कोयला मिलेगा। इसके अलावा आपको मैंगनीज, बॉक्साइड भी मिलेगा, ठीक है, बॉक्साइड यानी क्या हो गया, धात्विक खनिज है लेकिन अलोह खनिज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अवरक, मात्र अवरक केवल इसी बेल्ट में या इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली अगर इस जो उत्तर पूर्वी पठारी जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो आपको खनिज देखने को मिलता है वो कौन सा रीजन होता है, छोटा नागपुर पठार। इसीलिए जेपीएससी या झारखंड जैसे एग्जामिनेशन जेएसएससी जो कंडक्ट करवाती है, उसमें मिनरल्स में जो छोटा नाग, आप जब मिनरल चैप्टर पढ़ते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे खनिज, और खास करके ये सारे जो खनिज देख रहे हैं, लो अयस्क हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड, अब्रक, यहीं पे हमें इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा नागपुर पठार में सबसे अधिक, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में कहा तो छोटा नागपुर पठार, यही छोटा नागपुर पठार का विस्तार आपका नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है ना, असम वगैरह, ये आपको मैंने पढ़ाया अच्छे से। तो इस जो छोटा नागपुर पठार में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं भाई, खनिज पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। और इसीलिए आपको पता भी है इस छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है। अगर आपको पता है, मैं अच्छे से लिख दूं, भारत का क्या कहा जाता है, रूल प्रदेश। ये रूर एक जगह है कहाँ पे, जर्मन में, ठीक है, यानी कि जर्मनी में,
जहां पे बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, लो अयस्क कोयला। सेम उसी प्रकार भारत में भी ये जो छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र देख रहे हैं, उसी प्रकार जर्मनी का जो रूर देश है, उसी प्रकार यहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं, इसलिए छोटा नागपुर पठार को हम लोग जर्मनी का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, छोटा नागपुर पठार वाला जो जोन, या फिर आप ये उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में मेनली देखिए, यही छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र ही जो है आपका। ठीक है, यहाँ जो आप झारखंड, इसका देखिए छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र ऐसा नहीं कि केवल झारखंड, थोड़ा सा बिहार में आप जो दक्षिण देख रहे हैं यहाँ पे भी मिलेगा, उड़ीसा का उत्तर में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, वेस्ट बंगाल का पूर्व में थोड़ा सा इसका विस्तार है। ठीक है, तो इन जोन में मेन काफी ज्यादा खनिज की यहाँ पे आपको बोला जाए तो काफी सेंसिटिविटी आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। तो खनिज से भरपूर एक समृद्ध प्रदेश है छोटा नागपुर का पठार, इसलिए तो कहा जाता है झारखंड इतना अमीर राज्य होते हुए भी गरीब देश है, क्योंकि भाई यहाँ पे खनिज की बहुलता मात्रा है। मतलब बहुलता मात्रा में भी ये समझिए कि यहाँ पे आप समझ रहे लो अयस्क की प्राप्ति हो रही है। और अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री आप जो देख रहे हैं या उद्योग देख रहे हैं, ये कितने भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे इंडस्ट्री में आप चले जाइए, वो बिना लोहे के, क्या आप ऐसा कोई मशीन देख रहे हैं जो बिना लोहे की वो चल रही है, या आपने पूरा बिल्डिंग ही खड़ा किया हो, या फिर कुछ भी चीजें आपने बनाई उसमें लोहे का तो इस्तेमाल हुआ, इसलिए लोहे को इन उद्योग की जननी कहा जाता है, या फिर उसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उद्योग की। तो इसीलिए भाई झारखंड इतना अमीर राज्य होते हुए भी गरीब क्यों है, ये आपको समझ में अब आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई अब क्या हो रहा है, यहाँ से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमें अब इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी मिलती है। अब आप घर में कुछ चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको उसकी जब देख रहे हैं कि मार्केट में अगर मैं सेल कर रहा हूं तो अच्छी खासी मुझे इसकी रकम मिल रही है, तो आप घर में कुछ छोटे मोटे चीजों से ही काम चला लेंगे, उससे क्या होगा भाई, आप उसको बेच करके अच्छे खासे आमदनी कर लेते हैं। तो यही चीज देखने को मिलती भी है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए, ये पहला बेल्ट हो गया क्लियर। ये सब मेंस में लिखेंगे ना, बहुत खूबसूरत कंटेंट बनेगा आपका। दूसरा पॉइंट आ जाइए, दूसरा पॉइंट है आपका, जो दूसरा बेल्ट है वो है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम प्रदेश, दक्षिण पश्चिम प्रदेश क्या है भाई, दूसरा बेल्ट दक्षिण पश्चिम प्रदेश। ठीक है, चलिए दक्षिण पश्चिम प्रदेश का अगर हम लोग क्षेत्र देखना चाहें तो वो है आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र, थोड़ा सा गोवा भी आ जाएगा उसी के अंदर ही है। कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम प्रदेश जो बेल्ट देख रहे हो उसमें क्या क्या क्षेत्र आ गया, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। और मुख्यतः यहाँ पर जो मिलता है क्या है, आपको लोहा मिलेगा। ठीक है, लोहा जो लो अयस्क बोल सकते हैं, लो खनिज बोल सकते हैं, और बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ये देख लीजिए भाई, ये जो आप जो देख रहे हैं ना कर्नाटक, अभी मैं आपको बताऊंगा लो अयस्क के बारे, तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक, और खास करके ये जो केरल देख रहे हैं ना, केरल में आपको अब जो बिजली की जो उत्पादन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एज ए ईंधन फ्यूल के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मोनोजाइट। ठीक है, मोनोजाइट या थोरियम। ठीक है, थोरियम, ये हमें कहाँ से मिलती है भाई, केरल से मिलती है। ये केरल जो क्षेत्र देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम प्रदेश का बेल्ट है, केरल में हमें मोनोजाइट थोरियम मिलता है। इसको हम लोग ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने में किया जाता है। ठीक है, जिससे बिजली की उत्पादन होती है। तीसरा बेल्ट और अंतिम बेल्ट है जो खनिज का वितरण, जो मैप में मैंने आपको दिखाया था, वो है आपका उत्तर पश्चिम। मेनली ये आपका गुजरात और राजस्थान वाला जो बेल्ट देख रहे हैं। ठीक है भाई, यहीं पर है गुजरात और उत्तर पश्चिम प्रदेश में। इसका जो अगर राज्य में मैं अगर दिखाऊं, यानी कि ये हो गया आपका राजस्थान, और आप बोल सकते हैं क्या भाई, गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे खनिज की क्या है भाई, यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो खनिज में भी देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, तांबा मिलता है, जिंक या बोल सकते हैं जस्ता। ठीक है, जो खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पुराना जो चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने देखने को मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं, जहां से ये सारे खनिज की प्राप्ति होते हैं। ठीक है, रॉक्स चैप्टर में या फिर जब झारखंड के हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे ना, तो इस पे हम काफी डिटेल करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टाने समझ में आया कि नहीं आया, पहले में ये बताइएगा। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो खनिज है, आप खनिज को समझा आपने। अब ये खनिज भारत में पाए जाते हैं, वो मेनली मैंने ये लोकेशन को 3 भाग में बांटा गया। मैंने क्या, एनसीईआरटी ने बांटा 3 बेल्ट बना करके। एक है आपका उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र,
जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम का जोन देख रहे हैं। और मेन इसमें मैंने बताया छोटा नागपुर का पठार, जो भारत का अरूण प्रदेश कहा जाता है, जहाँ मेनली आपके लो अयस्क कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक पाए जाते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बेल्ट मैंने बताया दक्षिण पश्चिम प्रदेश, जिसमें कर्नाटक वाला जो क्षेत्र, जहाँ से सबसे अधिक लोहा का क्या किया जाता है भाई, लोहा मिलता है। और इतना अधिक मिलता है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना लोहा है, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 25% जो लोहा है वो आपका यहीं कर्नाटक में मिलता है। वो मैं बताऊंगा कौन सा खान, कौन सा जगह, वो सब चीज आपको पढ़ना है। चलिए, इसके बाद जो तीसरा बेल्ट हमने देखा वो था आपका उत्तर पश्चिम प्रदेश यानी कि राजस्थान, गुजरात, जहां पे धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टाने मतलब सबसे पुराना चट्टान जो होता है, ठीक है ना, होता क्या जो है भी सबसे पुराना चट्टान जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ, धारवाड़ क्रम के चट्टान है, वो कहाँ, राजस्थान, गुजरात में, जिससे आपको तांबा, जस्ता यानी कि जिंक की क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको मैप में भी खनिजों का वितरण, बस यही तो है भाई। मेंस में इसको आप डायग्राम बनाएंगे, खनिज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको आप खनिज का वितरण यहाँ पे दर्शा करके यहाँ पे लिख भी देंगे, खनिजों का वितरण। ठीक है भाई, और ये इस प्रकार से चीजों को आप यहाँ पे क्रमबद्ध पॉइंट वाइज पॉइंट करके आपको लिखते चलना। ठीक है, तो चलिए अभी लो अयस्क स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्लासेस काफी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ तक पहले आपने क्या समझ लिया खनिज के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि खनिज में, खनिज का जो क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने देखा वो सारे धात्विक और अधात्विक खनिज में। फिर हमने देखा कि धात्विक खनिज में दो चीज हम लोग देखेंगे, एक होगा आपका लो अयस्क और एक होगा अलो अयस्क। ठीक है, अयस्क क्या होता है, अयस्क एक प्रकार की खनिज ही है जिसमें धातु की उपस्थिति होती है, जिसको हम लोग अयस्क का नाम दे देते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज को फिर हमने दो भाग में क्लासिफाई किया, एक है आपका कार्बनिक और यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, एक अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं। फिर हमने बात किया सर खनिजों का जो वितरण है पूरे, अगर मैप में देखा जाए भारत के, अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 बेल्ट में बांटा गया है। ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट थे, तो मैंने आपको यहाँ तक चीजें कर दी क्लियर। अब आगे हम लोग कल देखने वाले हैं लो अयस्क। कल पूरा हम लोगों का मेन टारगेट होगा लो अयस्क को खत्म कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, लो अयस्क के ही ये सब क्वेश्चन है आपके। कैमनगुड़ी पहाड़ी हो गया, गुरु महिसानी, ये सब आप जो देख रहे हैं ना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कौन से आधात्विक खनिज अग्नि तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए ये सवाल अब आप बना सकते हैं, ये सवाल बनाइएगा क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज, धात्विक खनिज यानी कि धातु, वैसे खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई, धातु खनिज आपके अग्नि चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भाई धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अग्नि चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जस्ता की यानी कि जिंक की। ठीक है भाई, जिंक हो गया, तांबा कॉपर हो गया, ये आपका कोयला हो गया। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, आपका ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, परतदार चट्टान में पाया जाता है। ये हो गया आपका सीसा, यानी ये सीसे को आप क्या लिख सकते हैं, लेड। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से कि निम्नलिखित में कौन से धात्विक खनिज अग्निय चट्टान तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भाई अग्निय चट्टान की अगर बात कर लिया जाए तो जितने भी धात्विक खनिज हैं, जैसे कि आपका जस्ता हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इसमें लोहा उपस्थित नहीं है। उसके बाद आपका कॉपर हो गया, ये भी आपका होगा धात्विक खनिज में, ठीक है, क्योंकि अग्नि चट्टान से संबंधित है। कायांतरित चट्टाने, अब आइए कोयला की अगर यहाँ पे बात कर लें तो कोयला जो है आपकी वो क्या धात्विक खनिज है, नहीं भाई, ये तो अधात्विक खनिज है, यानी ये तो होगा नहीं भाई। यानी 1 2 जहां भी होगा 1 2 है और ये 3, ये तो होगा नहीं भाई। ठीक है, ये भी होगा नहीं, सभी तो इसका सही आंसर होंगे नहीं भाई, कोयला है नहीं। इसके बाद आप देख रहे हैं एक 1 है, 2 भी होना चाहिए आपका। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ऑप्शन गलत ले लिया गया। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 1 2 4। ठीक है, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सीसा क्या है, कायांतरित चट्टान, कायांचित चट्टान से संबंधित है ये। ठीक है, जब रूप इसकी काया बदल जाती है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छे ये सब क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है भाई, तो 1 2 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से धात्विक खनिज है, तो भाई धात्विक खनिज है बिल्कुल सीसा, लेड हो गया ना भाई, कायांतरित चट्टान का पार्ट हो गया ये। अब ये क्वेश्चन अभी कल हम लोग करेंगे, ये सब आपको नहीं पता है। देखिए कौन से बंदरगाह से कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब भी आपको तब आप जब डिटेल पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी ये सवाल भी आपसे बन जाएगा, पहला सवाल भी देखिए क्या है, लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त मतलब क्या है भाई, लोहा जिसमें उपस्थित होता है। तो मैंने आपको बताया था लोह खनिज में क्या क्या मिलाया, यानी लोहा के साथ क्या क्या मिलाया जा सकता है, निकेल मिलाया जा सकता है बिल्कुल,
टंगस्टन मिलाया जा सकता है, बिल्कुल। मैंगनीज मिलाए जा सकते हैं, क्रोमाइट मिलाए जा सकते हैं, है ना। यानी कि तीनों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी अभी हम लोगों ने एक तो ये सवाल हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद अभी तक जितना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद ये क्वेश्चन 5 हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद ये हम लोगों से अभी होगा भी नहीं जब तक पढ़ ना ले। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है भाई। 4 सवाल अभी हम लोगों के निकले हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, ठीक है। खैर लो एस्क जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोगों की बनती चली जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।